हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा आरएएमसी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या फिर तैयारी कर रहा है और इस साल उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि उनका बच्चा इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं एज पर देयर एज। तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर देने वाला हूं इस वीडियो में और फिर एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आप जरूर नोट कर ले और इसे इग्नोर ना करें। तो सबसे पहले इसके लिए जो प्रेस नोट रिलीज किया गया था वो February 15, 2026। तो ये तो ऑलरेडी डेट हो गया है, तो उसका नोटिफिकेशन आया था आरएएमसी के एग्जाम के लिए। इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो कब है, तो 5 अप्रैल 2026। 5 अप्रैल 2026 ये डेडलाइन है। इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए जहां पे भी पहुंचना है, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, वहां जगह पे रीच हो गया, जो भी ऑफिस थे वहां पे पहुंच गया, तो उसके बाद फिर जब सब कुछ आपका सही होगा तो आपको रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा, कॉल आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एडमिट कार्ड आता है, फोन कॉल नहीं आता है। तो आपको एडमिट कार्ड आएगा और रिटन एग्जाम इस बार जून 7 को है फॉर 2000 जून 7 2026। तो अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है उसका एग्जाम होगा 7 जून, रिटन एग्जाम होगा 7 जून 2026 और एप्लीकेशन फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचने का लास्ट डेट है 5 अप्रैल। ये दोनों डेट आप जरूर अपने कैलेंडर में सेट कर ले और जब आपके बच्चे रिटन क्वालिफाई होंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वो फिर आपको जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद उसका डेट आएगा और आपको कॉल आएगा या फिर आपको मेल आएगा कि कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। वो सारी चीज तो बाद की बात है। तो अभी आपका मेन काम है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाने के बाद उसको फिल करना, फिल करके जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस है स्टेट वाइज वहां भेजना और बच्चों को रिटन एग्जाम के लिए अभी से लग जाना, उसकी तैयारी करवाना। तो यहाँ पे आगे आपको बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस एग्जाम में अपियर होने के लिए कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 7 और पास, मतलब कि जो भी लड़का और लड़की क्लास 7 में या तो पढ़ रहा है या फिर क्लास 7 पास कर चुका है तो वो रिकॉग्नाइज स्कूल से है। अब रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता। रिकॉग्नाइज स्कूल मतलब कि वह स्कूल या तो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्कूल में आपका बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा हो या क्लास 7 ऑलरेडी पास होकर क्लास 8 में हो या फिर क्लास 7 ऑलरेडी पास हो चुका हो, तो ऐसे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लास 6 में नहीं जा सकते, क्लास 7, क्योंकि यहाँ पे आरएएमसी में जो एडमिशन होता है वो क्लास 8 के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा को क्लास 7 पास हो जाना चाहिए वहां एडमिशन से पहले। आपका क्लास 7 बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपका क्लास 8 में एडमिशन होगा। अगर एडमिशन से पहले आपका क्लास 7 क्लियर नहीं है तो आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है, ध्यान देने की बात है कि एज लिमिट इस एग्जाम के लिए डिसाइडेड है। सो दैट इज हियर 11.5 to 13 ईयर्स। आपके बच्चे की उम्र साढ़े 11 साल से लेके 13 साल के बीच का ही होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो अब इसको समझते हैं कि एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अगर आपका बच्चा जून 2026 के लिए अपियर होना चाहता है तो उसके लिए कैसे एज होगा, फिर आगे के लिए अपियर होना चाहता है तो उसके लिए कैसे एज कैलकुलेट होता है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 6 में है या क्लास 5 में है और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी आरएमसी में जाए, तो उसके लिए अभी से उनको एज का भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब उसका टाइम आए तो वो इस एज के रेंज में हो, तभी वो फॉर्म भर सकता है। तो देखिए अभी जैसे जून 2026 में जो एग्जाम होगा वो एग्जाम किस टर्म के लिए होगा? अभी जो जून 2026 में एग्जाम होगा वो होगा जनवरी 2027 में उनको एडमिशन मिलेगा। तो जनवरी 2027 टर्म के एग्जाम के लिए, ये एडमिशन के लिए उसका एग्जाम होगा जून 2026 में। सो अभी जो 7 जून 2026 को एग्जाम होगा वो किस साल उसको एडमिशन मिलेगा? तो जनवरी 2027 में बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि दोनों में आप डिफरेंस को समझे कि जून में एग्जाम, जनवरी में एडमिशन, दिसंबर में एग्जाम, जुलाई में एडमिशन। सो दिसंबर 2026 में जो एग्जाम होगा उसको एडमिशन मिलेगा वहां पे जुलाई 2027 टर्म में। और दोनों की एज का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है कि एज विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 1 जनवरी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा यहां पे कि अगर आपके बच्चे का उम्र 1 जनवरी 2027 2027 1 जन 2027 को आपके बच्चे का उम्र 11.5 टू 13 इयर्स के बीच में ही होना चाहिए। मतलब 11 इयर्स 11.5 मतलब 11 इयर्स 5 मंथ नहीं, 11.5 का मतलब हुआ कि 11 एंड हाफ। सो 11 इयर्स 6 मंथ हो जाए। 11.5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 11 एंड हाफ इयर्स। तो हाफ ईयर क्या होता है? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हाफ ईयर में 6 मंथ होंगे। तो यहाँ पे 11 साल 6 महीने से लेकर के 13 साल के बीच अगर आपके बच्चे का एज है तो ही उसको एडमिशन मिलेगा। और वो एज कैलकुलेट होगा फॉर 2027 जैन 2027 बैच के लिए 1 जैन 2027 के हिसाब से एज का कैलकुलेशन होगा। यही चीज आपको मेन ध्यान में रखना। तो उसका फॉर्म अभी भरा रहा है, जून 2026 में एग्जाम होगा। मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, जून 2026 इट मीन 7 जून 2026 को जो एग्जाम होने वाला है, तो यह एग्जाम जनवरी 2027 टर्म के एडमिशन के लिए हो रहा है। और इस बच्चे का एज का कैलकुलेशन यहां पे 1 जैन 2027 के हिसाब से होगा, ना ही जून के हिसाब से होगा। सो बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एज का कैलकुलेशन जून के हिसाब से रखना है या फिर जनवरी के हिसाब से रखना है। और इवन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म मंगाने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी एज पूछता है। वहां जब ऑनलाइन में एज की एंट्री डालेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना साल कितना महीना हुआ है, आप एलिजिबल है कि नहीं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो वहीं पे आपको रोक देगा। सिमिलरली फॉर जो अभी आगे दिसंबर 2026 में जो एग्जाम होगा तो उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा कब? जुलाई 2027 टर्म के लिए। तो इनका एज का कैलकुलेशन जुलाई 2027 में जिनको एडमिशन मिलेगा उनका एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई के हिसाब से होगा कि 1 जुलाई पे यहाँ पे उसका एज 11.5 टू 13 इयर्स के बीच में होना चाहिए। मतलब 11 साल 6 महीने से लेकर के 13 साल के बीच का होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा कि दिसंबर एग्जाम होता है जुलाई बैच के लिए और जून एग्जाम होता है जनवरी बैच के लिए। तो यहाँ पे जो भी एज का कैलकुलेशन होता है वो एडमिशन ईयर के रेस्पेक्ट में होता है, ना कि एग्जाम ईयर के रेस्पेक्ट में होता है। अब देखो 2026 में एग्जाम होगा, एडमिशन मिलेगा 2027 में। इसका मतलब कि 2026 में किसको एडमिशन मिलेगा? जो 2025 में एग्जाम क्वालिफाई किए थे। जैसे अभी दिसंबर बैच वाले का हुआ है तो फिर उनको जो मिलेगा वो कब मिलेगा? दिसंबर एग्जाम वाले को जुलाई बैच में मिलेगा। तो यहाँ पे एज का कैलकुलेशन 1 जैन एंड 1 जुलाई इसके हिसाब से होता है।
डिपेंडिंग अपॉन किस टर्म का वो एग्जाम दे रहा है और कौन से ईयर के एडमिशन के लिए वो अपीयर होना चाहता है। और इसका और भी एक साधारण उपाय आपको बताते हैं कि जो बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमको आरएएमसी ही जाना है, तो अभी से उनके पेरेंट्स को एज के लिए जरूर सिंसियर होना चाहिए कि क्या उसका उस समय तक एज एलिजिबिलिटी रहेगा या नहीं। उसके लिए आप सिंपल अपने फोन में डालेंगे एज कैलकुलेटर। सो यहां पे गूगल में जाकर के डालेंगे एज कैलकुलेटर और यहां पे एज कैलकुलेटर में जाकर के आप देखिए, यहां पे एज कैलकुलेटर में जाकर के ऊपर में डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं 4 मार्च 2014, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। और हमको कैलकुलेट करना है कौन से एग्जाम के लिए, यहां पे जैन 2027 के लिए। तो हम यहां पे डालेंगे, मंथ को सेलेक्ट करेंगे जैन और डेट को सेलेक्ट करेंगे 1 और ईयर को सेलेक्ट करेंगे 2027। तो देखिए यहां पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे का हमने डाला 4 मार्च 2014। आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको इसमें एंट्री करना है और उसके बाद नीचे में हमने जिस टर्म के लिए एग्जाम देना चाहता है, जैसे जून 2026 एग्जाम के लिए, मतलब जनवरी 2027 में उसको एडमिशन मिलेगा अगर वो फाइनली मेरिट लिस्ट में आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1 जनवरी। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट पे जाएंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कि जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया था 4 मार्च 2014, 4 मार्च 2014, तो उसके हिसाब से 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2027 को उसका एग्जैक्टली एज होता है 12 years 9 month 28 days। सो 12 years 9 month 28 days ऑलरेडी इस रेंज में आता है, वह एलिजिबल है, वह एलिजिबल है। अब आप देखो कि क्या ये बच्चा जुलाई 2027 बैच के लिए एलिजिबल है, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो मैं इसी को चेक करता हूं यहां पे कि अगर हम यहां पे सेलेक्ट करें मार्च हमने लिया, सेम बच्चे के लिए 4 मार्च 2014 ये हमने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिया और हम दिसंबर बैच के लिए चेक कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको जो एज का कैलकुलेशन करना है वो 1 जुलाई के हिसाब से चेक करना है। तो हम यहाँ पे मंथ में सेलेक्ट करेंगे जुलाई और यहाँ पे डेट में सेलेक्ट करेंगे 1 और ईयर में सेलेक्ट करेंगे 2027 और तब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है बच्चे का एज 13 years 3 month 28 days। 13 years 3 month 28 days मतलब इस रेंज को पार कर गए, इस रेंज को पार करके। तो जिस बच्चे का उम्र मैंने आज एग्जाम्पल के रूप में लिया 4 मार्च 2024, उसके पास सिर्फ जून का ही चांस बच गया है। जून 2026 में एग्जाम देगा और अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है तो फाइनली जनवरी 2027 बैच में उसको एडमिशन मिलेगा आरआईएमसी में और इसके बाद उसका एज इस एग्जाम के लिए नहीं बचता है। तो आप इस तरीके से एज पे आज से, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा जब 7th में जाए 8th में जाए तब आप जाकर के एज को ध्यान में लाएंगे। अभी से आपको अपने एज के बारे, बच्चे के एज के बारे में अभी से ध्यान में रखना है कि जब मेरा बच्चा 7th में जाएगा या 7th पास करेगा तो क्या वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी एडवांस में शुरू कर दें। आपका बच्चा अगर 4th क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है और आप हाईली डिटरमाइंड है कि हमें अपने बच्चे को एक हाई लेवल का डिफेंस ऑफिसर बनाना है, आरआईएमसी के ही स्कूल में भेजना है, तो आज से आपको लग जाना चाहिए
अपने बच्चे को उसके लिए ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जब 6 महीने या 3 महीने एग्जाम का बचेगा तो उतने शॉर्ट पीरियड में आप उतने बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी नहीं करवा सकते हैं। सो इसीलिए आप प्रोएक्टिव होकर के पहले से एडवांस में इन चीजों को ध्यान में रखें। तो एज पे हमने बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया क्योंकि यह मेन है। अगर ये रहेगा तो ही बच्चा अपियर हो सकता है और फिर उसके बाद वो एग्जाम दे सकता है, फिर उसके बाद एज पर द प्रिपरेशन वो अच्छा स्कोर कर सकता है और उसके बेसिस पे उसको फिर कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। कॉल में वह इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई होता है, मेडिकल होगा, सारा चीज होने का फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम आएगा तो उसको एडमिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे यह एग्जाम 3 सब्जेक्ट में लिया जाता है। मैथ्स जो डिस्क्रिप्टिव होता है कंप्लीटली, वहां पे 20 क्वेश्चन, तो ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 मार्क्स में 20 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। सो 20 इंटू 5 इज 100 और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, कोई एमसीक्यू नहीं, कोई चॉइस नहीं, आपको फुल्ली वहां पे एक्सप्लेन करना है, स्टेप वाइज मार्किंग की जाती है आईएमसी के एग्जाम में। तो यहाँ पे यह एग्जाम उतना भी आसान नहीं जितना बच्चे सोचते हैं। हाँ, जो बच्चे सिंसियरली आज से तैयारी में जुट जाएंगे उनके लिए आसान भी है और उनके लिए पॉसिबल भी है, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ ठीक है देख लेंगे, उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। सो मैथ्स 200 मार्क्स का होता है, 1 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होता है, 9:30 मॉर्निंग में शुरू होता है और 9:30 AM टू 11 AM तक मैथ्स का पेपर होता है, फुल्ली डिस्क्रिप्टिव जो हमने आपको बताया। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का। मैथ्स के बाद जस्ट जीके का पेपर होता है, तो जीके यहाँ पे 1 आवर का होता है और इसका वेटेज है 75 मार्क्स और ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। ये एमसीक्यू होता है क्योंकि जीके में वहां पे लिखना नहीं रहता है, आपको वहां पे ऑप्शंस दिए रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको टिक करना होता है या उसके आंसर लिखना होता है। तीसरा होता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स एंड मार्क्स इज 125 मार्क्स इज द मैक्सिमम। तो यहाँ पे जीके पहले क्या होता है 9:30 टू 11 AM, 9:30 AM टू 11 AM मैथ्स का पेपर होता है, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 12 बजे 12 से 1 जीके का पेपर होता है, फिर उसके बाद ब्रेक होता है और फिर 2:30 से लेकर के 4:30 तक आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो उस ब्रेक के टाइम पे बच्चे रिलैक्स हो सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, अपना हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं, थोड़ा उसमें रिलैक्स हो सकते हैं। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जैसे कि हमने बताया कि मैथमेटिक्स सबसे मेजर सब्जेक्ट है आरएएमसी में, बेहतरीन स्ट्रेटजी के तहत बेहतर मार्क्स स्कोर करने का, पास करने का और रैंक बूस्टअप करने का। सो मैथ्स का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 100 है आउट ऑफ 200, मतलब 50% तो कम से कम चाहिए, उससे जितना ज्यादा है वो आपके रैंक को बूस्टअप करने में हेल्प करता है। तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 62.5 आउट ऑफ 125, तो ये भी नियर अबाउट टू 50% है, ये एग्जैक्टली 50% ही है। तो यहाँ पे इंग्लिश में 62.5% ये मार्क्स आपको लाना जरूरी है, कंपलसरी है आउट ऑफ 125। इससे ज्यादा जो भी आएगा वो आपके लिए सरप्लस है और वो आपके रैंक को बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट है जीके। जीके में भी आउट ऑफ 75 38, तो ये थोड़ा सा 50% से ज्यादा है। तो यहाँ पे जीके में भी 38 मार्क्स लाना कंपलसरी है, इससे ऊपर जितना रहेगा वो आपके रैंक को बूस्टअप करेगा। तो टोटल मिला करके यहाँ पे हो जाता है, टोटल हो जाता है इसमें कितना 200.5 आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 आपके इतने मार्क्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग, कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट्स समझते हैं कि मेरे बच्चे का 200 प्लस आया लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका रीजन है कि आपके बच्चे का अगर ये सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा तो भी वो रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगा। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले इन सारे सब्जेक्ट में ये मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है और ओवरऑल 200.5 प्लस में रहेगा तो ही उनका सिलेक्शन होगा।
तो फर्स्ट ये है, सेकेंड तो ये 200.5 तो मिनिमम आना ही चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम स्कोर होगा तो उतना होगा ही। और इसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं रिटेन में, उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, और इंटरव्यू भी वहां पे 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल एग्जाम हो गया 450 मार्क्स का। उसके बाद बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटेन एज वेल एज इन द इंटरव्यू, वहां पे फिर मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से बच्चों को कॉल जाता है या मेल जाता है, उनको फिर फर्दर मेडिकल के लिए, फिर उसके बाद ओवरऑल फिटनेस को चेक करके, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जो आरएएमसी आपको इंटीमेट करती है, सूचना देती है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है इस एग्जाम के लिए, वह है मैथ्स का सब्जेक्ट। क्योंकि इतने कम टाइम में इतना स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखें तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम होता है और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। और अगर आप बहुत ही सीरियस हैं, बच्ची सीरियस है, पेरेंट्स सीरियस है, और उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को आरएएमसी भेजना ही भेजना है, तो आप कंप्लीट असेसमेंट के लिए, कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी से स्ट्रैटेजी बना करके एडवांस में आप बच्चों की तैयारी शुरू करवा सकते हैं। नेक्स्ट है application process. So the application form must be obtained from RIMC Dehradun, and the completed application form must be sent to the state's education department, not RIMC directly. यह पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल गौर करने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ये गलतियां कर बैठते हैं कि वो आरएएमसी का फॉर्म मंगाते हैं आरएएमसी देहरादून से, अब फॉर्म भर के वापस वहीं भेज देते हैं। आपका फॉर्म वहां पे नहीं चाहिए उनको। आप पहले फॉर्म मंगाइए। तो मंगाने का क्या तरीका है? दो तरीके से मंगा सकते हैं आप। RIMC www.rimc.edu.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा। आप यहां पे क्लिक करके देखेंगे, वहां पे एप्लीकेशन या एडमिशन फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा। वहां आप अपने बच्चे का नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, और वहां पे 600 रुपए पे करेंगे। जो भी उनका फीस है, 600 या 650 जो भी है, वो आप वहां पे ऑनलाइन में पे कर देंगे, तो आपके एड्रेस पे फॉर्म आ जाएगा। एक तो यह तरीका है ऑनलाइन पेमेंट करके अपने फॉर्म को मंगवाने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपको इंटरनेट का अवेयरनेस नहीं है या फिर आप ऑनलाइन से नहीं मंगाना चाहते हैं, तो आप वहां पे बैंक में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट बना करके आरएएमसी के नाम से आप उनको भेज सकते हैं आरएएमसी के ऑफिशियल एड्रेस पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। तो वहां पे जब आपका डिमांड ड्राफ्ट अचीव होगा, तो उसके बाद आपके एड्रेस पे वो लोग फॉर्म को डिस्पैच कर देंगे और आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो ये दो तरीके से सबसे पहला काम है आपको फॉर्म मंगाने का, और हमने ऑलरेडी डेट्स आपको बता दिए हैं कि 5 अप्रैल लास्ट डेट है। इसका मतलब कि समय बहुत ही तेजी से बीतते जा रहा है, तो आपको फॉर्म आने में भी 1 वीक लग जाएगा, 10 डेज लग जाएगा। फिर फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, फिर उसको वापस भेजना भी है। तो भेजना कहाँ है? RIMC में डायरेक्टली नहीं भेजना है। आपके पास जो प्रोस्पेक्टस आएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसमें इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन में दिया हुआ है कि अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो किस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भेजना है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो किस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भेजना है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो किस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि इसका एग्जाम स्टेट अपने ही डोमिसाइल स्टेट में होता है। जैसे कोई आदमी अगर बैंगलोर में रह रहा है लेकिन वो बिहार का है, तो एग्जाम देने के लिए उनको बिहार ही जाना होगा, और बिहार के कैपिटल पटना में उनका एग्जाम होता है। सिमिलरली जो भी यहाँ कर्नाटका के बच्चे हैं उनका बैंगलोर में एग्जाम होता है, महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो उनके हेडक्वार्टर में, जो भी वहां पे दिया है सारा लिस्ट, आपको वहां फॉर्म भेजना है। बाद में एडमिट कार्ड पे आपको एड्रेस रहेगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है,
लेकिन मोस्टली स्टेट के हेडक्वार्टर में होता है, स्टेट के हेडक्वार्टर में। और वो भी कौन सा स्टेट, जहां आप रहते हैं वो नहीं, जहां पे आपका ऑफिशियल डोमिसाइल है। अब कई लोग बिहार के हैं, बंगाल में रहते हैं, तो वहां पे ऑफिशियल डोमिसाइल ही एक्सेप्ट होता है, बंगाल एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर बिहार के हैं तो आपको बिहार जाके एग्जाम देना होगा, आप बंगाल में नहीं दे सकते, आप कर्नाटका में नहीं दे सकते। तो जहां पे आपको डोमिसाइल है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपके बच्चे का एग्जाम उसी स्टेट के हेडक्वार्टर में होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ एड्रेस उस स्टेट के हेडक्वार्टर में जाता है, जैसे बिहार के बच्चों के लिए पटना जाता है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सो द प्रोसेस इंक्लूड्स ए रिटन एग्जाम, जो हम इतने देर से बात कर रहे थे रिटन एग्जाम के लिए कि 3 सब्जेक्ट होता है, फिर उसके टाइमिंग के बारे में, मैक्सिमम मार्क्स के बारे में, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो पहले उनको रिटन एग्जाम में पास करना होता है। अगर वो रिटन एग्जाम में पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको फिर फॉलोड बाय वाइवा बोर्ड, दैट इज इंटरव्यू एंड ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ये सारा चीज में रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो गए, वाइवा बोर्ड में अपने ये इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट सब कुछ सही आ गया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस आरएमसी बहुत खुश है, मतलब सब कुछ अच्छा है एज पर दियर रिक्वायरमेंट। जो भी उनका स्टैंडर्ड सेट है उसके एग्जाम, उसके लेवल में सारा चीज होना चाहिए। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आएगा, फिर आपको वहां जाकर के एडमिशन लेना होगा। सो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला है द affixed photograph on the application form must be signed by the candidates below the photograph in the box। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में जहां पे बच्चे के फोटो को चिपकाना है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उसके नीचे देखो, सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पे आपके बच्चे के फोटो को चिपकाना है और इसके नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में बच्चे का साइन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू एडिशनल फोटोग्राफ्स मस्ट बी सेंट along with the application form duly signed by the candidates on the reverse side। सो जो भी यहाँ पे फोटो आप चिपका रहे हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म पे राइट साइड पे फोटो चिपकाना है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिमिलर 2 फोटो जिसपे बैक साइड में बच्चे का यहाँ पे साइन होगा, ताकि उनको पता चले कि यह फोटो किस बच्चे का है। अदरवाइज वहां पे बहुत सारे उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, वो मिक्स हो सकता है। तो आपको अपने फोटो के पीछे में नाम लिख करके भेजना है बच्चे का, या साइन करके भेजना है, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये आप ही के बच्चे का फोटो। तो यहाँ पे वो पीछे में, फोटो के पीछे में नाम होना जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे, एक कि यहाँ पे फोटो यहाँ पे चिपकाना है, उसका दूसरा है कि 2 फोटो साथ में भेजना है। अब देखें नेक्स्ट, कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका अथॉरिटी है आपके स्टेट का, जो वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उनके द्वारा वो रिलीज होना चाहिए। और वह फोटो कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं भेजना है, बर्थ सर्टिफिकेट का जीरोक्स लेकर के उसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना कंपलसरी है। अगर आप सिंपली बर्थ सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भेज देंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ ऑन इट attested by the principal stating the class in which the candidate is studying and the age of the candidate as per the school record। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे समझिए। कई बार होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको चीजें पता नहीं होता है, और या फिर वो प्रिंसिपल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं और सिंपल स्टडी सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट होगा वो किसके द्वारा रिलीज होना चाहिए, तो प्रिंसिपल के द्वारा। वहां पे फोटोग्राफ भी उस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, और उस फोटोग्राफ पे सील मोहर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी होना चाहिए। और इस सर्टिफिकेट में, जो स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट है, उसमें एज पर द स्कूल रिकॉर्ड उसका एज भी मेंशन होना चाहिए। मतलब
डेट ऑफ बर्थ वहां पे मेंशन रहे या फिर साथ में एज भी मेंशन रहे, ये होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो उसमें बच्चे का फोटो होना चाहिए, उस पे प्रिंसिपल का स्कूल का सिग्नेचर होना चाहिए, और यहाँ पे बच्चे का उस सर्टिफिकेट में एज पर द स्कूल रिकॉर्ड एज भी होना चाहिए, और आपका जो भी आधार कार्ड है उसमें जो एज है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड से। तो जो डेट ऑफ बर्थ, जो एज आपके बच्चे का आधार कार्ड में स्पेसिफाई है वही स्कूल में भी होना चाहिए, और तब अगर इस RAMC एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो फिर ये सर्टिफिकेट वहां पे एक्सेप्टेड होगा। एज पार नहीं होना चाहिए, जो भी रेंज दिया हुआ है उसे, उसमें अगर होगा तो ही बच्चा एग्जाम दे पाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्कूल अथॉरिटी से कैसे स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट लेना है। नेक्स्ट है सेल्फ एड्रेस इनवेलप विथ पोस्टेज स्टाम्प फॉर RS56। पहले 42 रुपीज का जाता था। अगर आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें जो गाइडेंस दिया हुआ है तो वहां पे 42 रुपीज लिखा हुआ, क्योंकि वो हो सकता है पुराना इंस्ट्रक्शन का पेपर रहा होगा, लेकिन जो इनवेलप उसके साथ आया है उसमें लिखा हुआ है 56 रुपीज, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 के बाद से जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके चार्जेस बढ़ गए थे, तो इस कारण से पहले 42 था, अब 56 हो गया वहां पे। तो आपको जिस इनवेलप में आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा उस इनवेलप के ऊपर आपको टिकट चिपका के भेजना है, वह टिकट नहीं चिपकाएंगे आपके बदले में। तो वो कितने का होना चाहिए, 56 रुपीज का होना चाहिए, यह ध्यान में रहे। 56 रुपीज का वहां पे आपको उस इनवेलप के ऊपर स्टाम्प लगाना है, जिसमें आपके बच्चे का एडमिट कार्ड, जो भी आप एड्रेस वहां पे डालेंगे उस इनवेलप पे, उसी एड्रेस पे आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर बिहार है और आप रहते बैंगलोर में हैं और आपने वहां पे एड्रेस दिया बैंगलोर का, तो एडमिट कार्ड बैंगलोर के एड्रेस पे आएगा, ना कि बिहार के एड्रेस पे। तो आप जो एड्रेस उस इनवेलप पे स्पेसिफाई करेंगे उस एड्रेस पे एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन एग्जाम कहां होगा, तो स्टेट के हेडक्वार्टर में। जैसे बिहार के बच्चों का अगर वो बैंगलोर में भी रहते हैं तो भी उनका एग्जाम कहां होगा, तो बिहार के राजधानी पटना में ही होगा। यह चीज बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 56 रुपीज पक्का है, इसको अब कम भी नहीं करना, ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन 56 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके स्टेट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं भेजना है, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी को गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, और वह अटेस्टेड कॉपी ही भेजना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले डोमिसाइल का फोटोकॉपी करा लिए फिर उसको वहां पे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लिए और तब उसका जीरोक्स भेज रहा है, वो नहीं चलेगा, वो नहीं एक्सेप्ट होगा। क्या भेजना है, तो यहाँ पे आपके बच्चे का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी, जो ओरिजिनल है उसका पहले फोटोकॉपी लेंगे, उसको गैजेटेड ऑफिसर से, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएंगे, और वह कॉपी आपको भेजना है कहां, RIMC को नहीं, स्टेट अथॉरिटी को। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड। तो ये जो 7वां डॉक्यूमेंट है, 7th डॉक्यूमेंट, यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे के द्वारा ही अटेस्टेड होगा, वह साइन करेगा या अपना नाम लिखेगा अपने आधार कार्ड पे। तो आधार कार्ड का ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी भेजना है। सो आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड, आपका नहीं, यहाँ पे आपका नहीं, आपके बच्चे के आधार कार्ड को, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के उसके ऊपर उसका सिग्नेचर होना चाहिए या उसका नाम वहां पे लिखा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो चीज आपको भेजना है। तो यह सारा डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया 7 डॉक्यूमेंट्स, वो सारा सिस्टमेटिक वे में आप बना करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आपको आया होगा या नहीं तो मंगवाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी वहां पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म रहते हैं, 2 एनवेलप रहते हैं, और उसके साथ फोटो, 2 फोटो, और ये सारे
ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, ये सारा चीज इकट्ठा करके आपको जो भी स्टेट अथॉरिटी का एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे भेजेंगे। तो यहाँ पे ऑल मेंशंस, ये नोट पढ़ना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल मेंशन डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच एंड सेंड टू योर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ओनली। अब ये स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ओनली क्या है? तो एड्रेस मेंशन इन पेज नंबर 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे कई लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, बिहार से हैं, बैंगलोर में रहते हैं, अब वहां पे तो बैंगलोर का एड्रेस भी है, तो बैंगलोर के एड्रेस पे भेज देते हैं, नहीं एक्सेप्ट होगा। अगर आपका डोमिसाइल जिसका कर्नाटक का उसी का बैंगलोर में एक्सेप्टेड होगा और उसी को कॉल आएगा, उसी का एडमिट कराएगा। अगर आप बिहार से हैं, बैंगलोर में रहते हैं, तब भी आपको अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट के साथ जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, आप देखेंगे कि बिहार का क्या एड्रेस है, वहां पे आपको भेजना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको दूसरी जगह नहीं भेजना है, आपको दूसरी जगह नहीं भेजना है। यही गलती कई बार लोग करते हैं कि एड्रेस मेंशन इन पेज पे नहीं जाते हैं, वो आरएएमसी को वापस भेज देते हैं। आरएएमसी एप्लीकेशन आपको देता है, आपसे उनको एप्लीकेशन नहीं चाहिए, आपसे उनको आपका बच्चा सिलेक्टेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स सो एज टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन और कैंसिलेशन। अगर आप उनके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अगर ओवरराइट होगा या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओवरराइट होगा तो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप हर एक चीज, सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का फोटो कॉपी ले लीजिए, अपने बच्चे से फिलअप करवाइए, आप क्रॉस चेक करिए और तब ओरिजिनल फॉर्म को भरवाइए। आप एक एक डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, तो वो सारा वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए और तब उसके अकॉर्डिंग आप सारा चीज भरेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आरआईएमसी डिफेंस की स्कूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो डिफेंस के लोग हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, अगर जरा भी मिस्टेक होगा तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपके बच्चे के आगे का प्रोसेस ही रुक जाएगा। तो इसीलिए, और अगर किसी मिस्टेक के कारण उसको एडमिट कर नहीं आता है तो आपको अगले 6 महीने रुकना पड़ सकता है अगले टर्म के एग्जाम के लिए, और अगर एज ही खत्म हो गया तो वो भी चांस गए। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से कि फॉर्म फिलअप करने के समय में पूरा केयरफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। उससे पहले मेरा सजेशन है कि आप इसका जिरोक्स ले लीजिए, पहले आप खुद से भरिए, बच्चे को भरवाइए और फिर उनको बताइए कि क्या क्या सही है, कैसे करना है, तब आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। उससे पहले आप इसमें ज्यादा ओवरराइट मत करिए, इस पे ओवरराइट नहीं चलेगा, वो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। और डॉक्यूमेंट्स जैसा जैसा बताया गया है उसी के हिसाब से, उसी तरीके से कौन सा ओरिजिनल भेजना है। जैसे आपको स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल भेजना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल नहीं, उसके फोटो कॉपी का गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड कॉपी भेजना है। आपके बच्चे के आधार कार्ड का फोटो कॉपी का सेल्फ अटेस्टेड भेजना है। तो ये सारी चीजों का केयर करके एक बार क्रॉस चेक करके आप भेजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पे डाउट लगे, दिक्कत लगे, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। तो वहां पे आप कंप्लीट गाइडेंस के लिए, फॉर्म भरने के लिए भी गाइडेंस लेने के लिए, बच्चों की तैयारी के लिए, बच्चों की स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, कैसे हम क्या करें ताकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश आपके बच्चे के लिए जारी रखूंगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में डिटेल प्रोसेस के साथ। थैंक यू अगेन।